एक आम से दिन की शुरुआत का तसव्वुर करते हैं। एक ऐसी आम सी स्थिति जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। हाँ, सोचिए सुबह का वक्त है, हम अपनी गाड़ी में हैं, ऑफिस या आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं। फिजा में हल्की सी ठंडक है, रेडियो पर कोई पसंदीदा धुन चल रही है और दिमाग में दिन भर की प्लानिंग चल रही है। सब कुछ बिल्कुल शांत और नॉर्मल है। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी बहुत तेजी से आती है और बिना किसी वार्निंग या इंडिकेटर के बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे से एक बहुत ही खतरनाक और गंदा कट मारते हुए निकल जाती है। हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं, दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है और सांसें रुक सी जाती हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो ये पूरी घटना लिटरली 5 सेकंड की थी। सिर्फ 5 सेकंड का वो एक लम्हा। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, उस 5 सेकंड की वजह से हमारे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा, इतनी शिद्दत की इरिटेशन पैदा होती है कि हमारा अगला पूरा 1 घंटा या शायद पूरा दिन उसी चिड़चिड़ापन में खराब हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील को कस कर पकड़े हुए उस अनजान इंसान को दिमाग में कोसते रहते हैं। वही ना। या फिर चलिए एक और रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं जो शायद इससे भी ज्यादा आम है। हाँ, व्हाट्सएप वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जैक्टली हमने अपने किसी बहुत करीबी दोस्त को या किसी ऐसे इंसान को जिसकी हम फिक्र करते हैं, व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा। हम देखते हैं कि 2 ब्लू टिक्स आ रहे हैं, यानी उसने मैसेज पढ़ लिया है। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। और 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं। अब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक खौफनाक लूप, एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद वो इंसान हमसे नाराज है। फिर दिमाग पिछली मुलाकातों को खंगारने लगता है। हाँ, कि कहीं मैंने पिछली बार मिलने पर कुछ गलत तो नहीं बोल दिया था। या फिर शायद इस रिश्ते में अब पहले जैसी बात नहीं रही। शायद मैं उसके लिए उतना जरूरी नहीं रहा। सिर्फ एक मैसेज का देर से आना और अंदर एक पूरा तूफान खड़ा हो गया। एक और बड़ा ही आम सिनेरियो देखते हैं जो अक्सर हमारे वर्क लाइफ में होता है। ऑफिस की एक जरूरी मीटिंग चल रही है और हम पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। तभी अचानक कोई दूसरा शख्स बीच में बात काटकर अपनी बात शुरू कर देता है। और बस वो एक छोटा सा मोमेंट, वो एक इंटरप्शन पूरे दिन के लिए एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन दे जाता है। एक गहरी बेचैनी और इरिटेशन। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी काबिलियत पर ही सवाल उठा दिया हो। बिल्कुल। अगर हम इन तीनों घटनाओं को बहुत करीब से देखें तो इन सब में एक बहुत ही आम लेकिन छुपा हुआ पैटर्न नजर आता है। इवेंट बहुत ही छोटा था, लगभग ना के बराबर। ट्रैफिक का कट या एक लेट रिप्लाई या मीटिंग में एक छोटी सी कट टाक। लेकिन जो इमोशनल रिएक्शन था, जो जज्बाती प्रतिक्रिया थी, वो बहुत बड़ी थी। वो इतनी बड़ी थी कि उसने हमारे पूरे दिन का सुकून छीन लिया। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से मैथ, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाई गई, लेकिन किसी ने भी किसी भी स्कूल या कॉलेज में हमें ये सिखाया ही नहीं कि हमारी भावनाएं, हमारे ये जज्बात आखिर काम कैसे करते हैं। वो आते कहाँ से हैं? वो इतने ताकतवर क्यों हो जाते हैं? और सबसे जरूरी बात, उनके साथ एक बेहतर और शांत तरीके से डील कैसे किया जाए। सही कहा। तो आज का हमारा ये सफर इस विषय पर एक ऐसी गहराई भरी चर्चा है जहां हम मास्टर योर इमोशंस के मुख्य सिद्धांतों, यानी उन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने जा रहे हैं जो किसी भी इंसान का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमें आने वाले कुछ मिनट हम सबके हर एक रिश्ते, हर एक फैसले और रोजमर्रा के हर दिन को बेहतर बनाने के लिए एक रूहानी इन्वेस्टमेंट की तरह हैं। क्योंकि इस सफर में हम जज्बात को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सही से महसूस करना और उन्हें कंट्रोल करना सीखेंगे। तो इस बदलाव को लाने के लिए ना सबसे पहले हमें एक बहुत बड़े भ्रम, एक फंडामेंटल मिथ को तोड़ना होगा। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो भी हमारी भावनाएं हैं वो बाहर की सिचुएशंस यानी सिचुएशंस की वजह से पैदा होती हैं। हमारे आम सोच यही होती है कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया तो गुस्सा आना लाजमी है। अगर हमें अपनी पसंद का काम नहीं मिला तो उदासी आएगी ही, या अगर लोग हमारे काम की तारीफ नहीं करते तो फ्रस्ट्रेशन होना एक नेचुरल बात है। सरफेस लेवल पे देखें तो ये लॉजिक बड़ा सीधा और ठीक लगता है। हम मानते हैं कि बाहर की सिचुएशन ने अंदर के इमोशन को बनाया। लेकिन मनोविज्ञान और हमारे आज के स्रोतों की गहराई हमें बताती है कि सच्चाई इससे बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। इस भ्रम का सबसे बड़ा सबूत एक बहुत ही सीधे से सवाल में छुपा है। अगर स्थितियां ही भावनाएं पैदा करती हैं, तो फिर एक ही स्थिति में अलग-अलग लोग पूरी तरह से अलग-अलग इमोशंस क्यों महसूस करते हैं? इसे एक उदाहरण से पूरी तरह समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल एक जैसी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म मिलती है। बिल्कुल सेम शब्द इस्तेमाल किए गए, आवाज का लहजा बिल्कुल सेम था और माहौल भी बिल्कुल वही था। अब देखिए क्या होता है।
जो पहला इंसान है वो उस क्रिटिसिज्म को एक बेहतर बनने के मौके की तरह लेता है। उसका दिमाग सोचता है कि चलो अच्छा है, मुझे पता चल गया कि कहाँ कमी रह गई थी, अब मैं इसे ठीक करके अपने काम को और भी बेहतरीन बना सकता हूँ। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। दूसरी तरफ वही सेम शब्द सुनकर जो दूसरा इंसान है वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो आने वाले कई हफ्तों तक उस एक आलोचना की वजह से गहरी उदासी में डूबा रहता है। स्थिति तो बिल्कुल सेम थी, लेकिन दोनों के जज्बात जमीन आसमान जितने अलग क्यों थे? इसका बहुत ही गहरा जवाब ये है कि भावनाएं उस बाहर की स्थिति से पैदा ही नहीं हुई। इमोशन आया उस स्थिति को दिए गए अर्थ से। दिमाग ने उस घटना को, उस क्रिटिसिज्म को क्या मीनिंग दिया या उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, असल में वही मीनिंग भावना बन के बाहर आया। पहले इंसान का दिमाग उस स्थिति का अर्थ निकाल रहा था कि ये एक फीडबैक है, ये मेरे आगे बढ़ने के लिए एक जरूरी रास्ता है। जबकि दूसरे इंसान का दिमाग उस स्थिति का अर्थ निकाल रहा था कि ये एक पर्सनल अटैक है, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं। घटना सिर्फ एक थी, स्थिति एक थी, लेकिन दिमाग के निकाले गए मतलब अलग थे और इसलिए जो इमोशंस पैदा हुए वो भी बिल्कुल अलग थे। ये समझ अपने आप में इतनी ताकतवर है कि ये जिंदगी को देखने का रुख बदल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंदर की शांति पाने के लिए हमें बाहर की पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ उस अर्थ को, उस मीनिंग को बदलना सीख लें जो हमारा दिमाग निकालता है, तो हमारे जज्बात खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि खेल स्थिति का नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के निकाले गए अर्थ का है, तो अगला कदम ये आता है कि आखिर हमारे अंदर ये नकारात्मक भावनाएं, ये नेगेटिव इमोशंस पैदा कहाँ से होते हैं? इनकी असल जड़ क्या है? आज की इस चर्चा में इन नेगेटिव इमोशंस के 3 सबसे बड़े और मुख्य स्रोत बताए गए हैं। इनमें से जो पहला और सबसे आम स्रोत है वो है अनमेट एक्सपेक्टेशंस, यानी ऐसी उम्मीदें जो पूरी नहीं हुई। जब भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमारी तय की हुई उम्मीद के खिलाफ हो, तो किसी नेगेटिव इमोशन का आना लगभग तय होता है। हमारे दिमाग ने खामोशी से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है। जैसे ऑफिस में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार तो प्रमोशन हमें ही मिलेगा, पर वो किसी और को मिल गया। तुरंत एक गहरा दर्द और गुस्सा पैदा होता है। हमने अपने किसी दोस्त से उम्मीद की थी कि बुरे वक्त में वो हमारे साथ खड़ा होगा, पर वो उस वक्त वहां नहीं था। एक गहरी मायूसी पैदा हो जाती है। या अपने जीवन साथी से हमें उम्मीद होती है कि वो हमारी बिना कही बात को समझ जाएंगे, पर जब वो नहीं समझ पाते तो एक शिद्दत भरी चिढ़ और अकेलापन महसूस होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारी उम्मीदें जितनी ज्यादा सख्त और कठोर होंगी, जब वो टूटेंगी तो उनसे पैदा होने वाला इमोशन भी उतना ही ज्यादा ताकतवर और तकलीफदेह होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये उम्मीदें ज्यादातर अचेतन यानी अनकॉन्शियस होती हैं। इंसान को खुद भी पूरी तरह खबर नहीं होती कि उसने सामने वाले से इतनी बड़ी उम्मीद लगा ली थी, जब तक कि वो उम्मीद बुरी तरह टूट नहीं जाती। इसी वजह से कई बार हम किसी बात पर अचानक इतना ज्यादा इरिटेट या गुस्सा हो जाते हैं और बाद में खुद सोचते हैं कि आखिर इस छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल क्यों मच गया। असल में वहां हम उस बाहरी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हम अपने अंदर टूटी हुई उस खामोश उम्मीद पर रिएक्ट कर रहे थे जिसका हमें खुद भी इल्म नहीं था। नेगेटिव इमोशंस का जो दूसरा बड़ा स्रोत है वो है हमारे नकारात्मक सोच के पैटर्न। हमारा दिमाग एवोल्यूशनरी हिसाब से ही नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी पर ज्यादा ध्यान देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे मनोविज्ञान में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था तो जिंदा रहने के लिए खतरे को पहचानना सबसे जरूरी था। एक मीठे फल को नजरअंदाज करना चल सकता था, लेकिन किसी खतरनाक जानवर को नजरअंदाज करने का मतलब सीधा मौत था। इसलिए दिमाग बुरी चीजों पर ज्यादा फोकस करने लगा। लेकिन आज के आधुनिक दौर में इसका असर बहुत अलग होता है। मान लीजिए दिन भर में 10 अलग अलग लोगों ने आपके काम की, आपके पहनावे की, आपकी बातों की बहुत तारीफ की, लेकिन किसी एक इंसान ने चलती फिरती आवाज में एक छोटी सी कमी निकाल दी। रात को जब दिमाग सोने की कोशिश कर रहा होगा तो वो क्या सोचेगा? वो उन 10 खूबसूरत तारीफों को पूरी तरह भूल चुका होगा। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी एनर्जी सिर्फ उस एक छोटी सी आलोचना को बार बार एनालाइज करने में लगी होगी। ये एक बिल्कुल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। ये किसी की व्यक्तिगत गलती नहीं है, ये सिर्फ हमारी वायरिंग है। लेकिन अगर हम इस नेगेटिविटी बायस के बारे में जागरूक नहीं हैं,
तो ये हमें बिना किसी आकर्षक कारण के हमेशा एक भारी और उदास कैफियत में फंसा कर रखता है। इसके बाद आता है तीसरा सबसे बड़ा स्रोत, भावनात्मक जागरूकता की कमी, यानी लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। ज्यादातर लोग जिंदगी में ऑटो पायलट पर चलते हैं। जैसे ही कोई स्थिति सामने आती है और अंदर कोई इमोशन उठता है, बिना एक सेकंड सोचे, बिना रुके, सीधा एक प्रतिक्रिया, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन बाहर आ जाता है, बिना ये जाने कि आखिर इस पल में मेरे दिमाग और मेरे जिस्म में चल क्या रहा है। और यही जो बिना सोचे समझे रिएक्ट करने का सिलसिला है, यही असल में हमारे रिश्तों में, हमारे काम की जगह पर और सबसे बढ़कर हमारे खुद के अंदर के सुकून में सबसे ज्यादा जहर खोलता है। जब हमारी अवेयरनेस कम होती है तो एक और बड़ा खतरनाक सिलसिला जन्म लेता है, जिसे द इमोशनल स्पाइरल या भावनाओं का भंवर कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम सबने महसूस किया है, भले ही हम इसका नाम ना जानते हों। इमोशनल स्पाइरल दरअसल एक चेन रिएक्शन है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली से ट्रिगर से होती है। वो ट्रिगर दिमाग में एक नकारात्मक विचार, एक नेगेटिव थॉट पैदा करता है। फिर वो थॉट अपने जैसा एक और सोच को जन्म देता है। फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते देखते कुछ ही मिनटों में एक बिल्कुल नॉर्मल और शांत मूड पूरी तरह से गहरे अंधेरे और उदासी में तब्दील हो जाता है। इसको बहुत करीब से महसूस करने के लिए वापस अपने पहले वाले सोशल मीडिया के उदाहरण पर चलते हैं। जी, सोचिए, रात का वक्त है, सब कुछ शांत है और कोई अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। अचानक फीड पर किसी अक्वेंटेंस की, किसी दूर के जान पहचान वाले की बहुत बड़ी सक्सेस, एक नए घर या किसी महंगे वेकेशन की तस्वीर दिखती है। जैसे ही आंखों ने उस तस्वीर को देखा, दिमाग ने शांति से एक तुलना, एक कंपैरिजन शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर आवाजें आने लगती हैं कि ये इंसान लाइफ में इतना आगे कैसे निकल गया और मैं लाइफ में अभी तक कहाँ हूँ। लोग कितना कुछ अचीव कर रहे हैं और मैं शायद किसी काम का नहीं हूँ। इन विचारों की वजह से पहले एक हल्की सी जलन, एक जेलसी महसूस होती है। कुछ ही पलों में वो जलन असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी में बदल जाता है। वो इनसिक्योरिटी धीरे धीरे खुद को कमतर समझने यानी लो सेल्फ वर्थ में तब्दील होती है और आखिर में ये सब मिलकर एक पूरी तरह से घिरी हुई उदासी और डिप्रेशन जैसी फीलिंग बन जाती है। अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? उस दूर बैठे इंसान की सोशल मीडिया पोस्ट ने किसी को उदास नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पोस्ट तो सिर्फ एक स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीर थी। उस तस्वीर के बाद दिमाग ने खुद अंदर जो एक लंबी चेन रिएक्शन चलाई, जिस तरह का स्पाइरल बनाया, असली दुख और तकलीफ उस भंवर की वजह से हुई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भंवर को, इस इमोशनल स्पाइरल को आखिर रोका कैसे जाए? इसे रोकने के लिए जो सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रैक्टिकल कदम है, वो भावनाओं को दबाना या उनका गला घोटना बिल्कुल नहीं है। भावनाओं को दबाना यानी सप्रेशन या उनके अंदर पूरी तरह बह जाना, ओवरवेल्म हो जाना, ये दोनों ही तरीके पूरी तरह बेकार हैं। भावनाओं को दबाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे पानी के अंदर एक बड़ी सी हवा भरी बॉल को जबरदस्ती दबाकर रखना। उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और जब भी हाथ छूटता है, वो बॉल उतनी ही तेजी से उछलकर सीधा हमारे चेहरे पर आकर लगती है। भावनाएं जब दबाई जाती हैं तो वो गायब नहीं होती, वो बस अंदर ही अंदर जहर बनकर और बड़ी आफत बनने का इंतजार करती हैं। इसलिए जो सही और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है वो है अवलोकन करना, यानी सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनकर उन्हें ऑब्जर्वेशन की निगाह से देखना। ये अवलोकन शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत हमारी भाषा के एक बहुत छोटे लेकिन बेमिसाल बदलाव से होती है। आमतौर पर जब हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूं, या उदासी आती है तो कहते हैं कि मैं बहुत उदास हूं। यहाँ हमें अपनी भाषा बदलनी है। इन शब्दों की जगह हमें खुद से कहना है, मैं नोटिस कर रहा हूं कि इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, या फिर मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर उदासी की एक फीलिंग आ रही है। ये भाषा का बदलाव सुनने में शायद मामूली लगे, लेकिन साइंस कहती है कि ये दिमाग के अंदर का पूरा नक्शा बदल देता है। जब कोई कहता है कि मैं गुस्सा हूं तो उसने अपनी पूरी पहचान, अपनी आत्मा उस गुस्से के साथ जोड़ ली। वो खुद एक आग बन गया। लेकिन जब वो कहता है कि मैं नोटिस कर रहा हूं कि गुस्सा आ रहा है, तो उसने उस आग और अपने बीच में एक दूरी बना ली। वो अब आग नहीं है, वो आग को दूर से देखने वाला एक शांत ऑब्जर्वर बन गया है। जब हम भावनाओं को इस तरह एक नाम देते हैं, जिसे मनोविज्ञान में लेबलिंग कहते हैं, तो उस वक्त हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। ये हिस्सा लॉजिक और समझदारी का सेंटर है। इसे आप एक समझदार फायर चीफ की तरह समझ सकते हैं। और जैसे ही ये हिस्सा एक्टिव होता है दिमाग का,
वो दूसरा हिस्सा जो डर और पैनिक फैलाता है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो एक ऑटोमेटिक फायर अलार्म की तरह है, वो खुद ब खुद शांत होने लगता है। इस अवलोकन के बाद जो दूसरा बेहद प्रैक्टिकल कदम आता है वो है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का सीधा सा मतलब है किसी बुरी स्थिति को एक ऐसा नया अर्थ देना, एक ऐसी नई मीनिंग देना जो हमें वहीं रोने पर मजबूर करने की बजाय जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। इसे कुछ निजी और आम उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए किसी बहुत जरूरी काम या रिश्ते में नाकामयाबी यानी फेलियर मिली। दिमाग तुरंत एक पुराना अर्थ निकालेगा कि मैं पूरी तरह फेल हो गया, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर हम इसे रीफ्रेम करें तो हम इसे एक सीखने के अनुभव की तरह देख सकते हैं। हाँ, कि ये कोशिश जरूर फेल हुई है, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि ये रास्ता ठीक नहीं था। अब मैं और ज्यादा तजर्बे के साथ नया रास्ता चुन सकता हूँ। ऐसे ही जब कोई सख्त आलोचना करता है तो दिमाग कहता है कि ये इंसान मुझे गिराना चाहता है। इसे रीफ्रेम करके सोचा जा सकता है कि ये आलोचना मुझे एक ऐसा आईना दिखा रही है जिसे देखकर मैं खुद को पहले से ज्यादा बेहतर और ताकतवर बना सकता हूँ। और सबसे बड़ा दर्द रिजेक्शन या अस्वीकृति। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है या किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है तो दिल टूटता है और लगता है कि मुझ में ही कोई बड़ी खराबी थी। लेकिन इस दरखास्त को अगर रीफ्रेम किया जाए तो इसे एक सही दिशा में मुड़ने या रीडायरेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। शायद ये जगह, ये रिश्ता मेरी आत्मा के लिए लंबा और सुकून भरा नहीं था। इस रिजेक्शन ने मुझे किसी और बेहतर और सही मंजिल की तरफ मोड़ दिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई जबरदस्ती की सकारात्मकता या टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है जहां हम झूठ मूठ खुश होने का नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक सीखी जाने वाली स्किल है, एक नजरिया है जो हमें टूटने से बचाता है। लेकिन कई बार दिमाग कितना भी रीफ्रेम कर ले, जज्बात इतने हावी होते हैं कि समझ काम नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि जज्बात सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, उनका हमारे शरीर पर एक पूरा और गहरा असर होता है। ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है। जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो अगर हम ध्यान दें, हमारे कंधे ऊपर उठ जाते हैं, गर्दन की नसें टाइट हो जाती हैं और हमारी सांसें बहुत छोटी और उथली हो जाती हैं। एंजाइटी में दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पेट में अजीब सी ऐंठन होती है। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि माइंड और बॉडी का ये कनेक्शन दोनों तरफ चलता है। हाँ, अगर भावनाएं शरीर को बदल सकती हैं तो शरीर को बदलकर हम अपनी भावनाओं को वापस ठीक कर सकते हैं। जब दिमाग काम ना कर रहा हो तो बॉडी को एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करें। एक आम सा कदम जैसे गहरी सांसें लेना या डीप ब्रीदिंग। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि विज्ञान है। जब हम डिलिबरेटली ध्यान लगाकर लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत अपने शांत होने वाले मोड में चला जाता है, जिससे सारा डर और पैनिक वहीं फ्रीज हो जाता है। ऐसे ही अगर आप पूरी तरह झुककर कंधे गिराकर बैठे हैं तो आवाजें भी उदासी वाली ही आएंगी। लेकिन अगर आप डिलिबरेटली अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, कंधे चौड़े करें और थोड़ी देर के लिए तेज कदमों से वॉक पर निकल जाएं, तो बॉडी का मूवमेंट अंदर फंसी हुई नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज कर देता है। अब सवाल यह है कि इन सब बातों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। लेकिन बेहद असरदार आदतें हैं जिन्हें माइक्रो प्रैक्टिसेस कहा गया है। पहली आदत है डेली जर्नलिंग। दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालकर एक डायरी में लिखना। जब आप उस दिन की परेशानियों और भावनाओं को शब्दों में पेपर पर उतारते हैं तो दिमाग की उलझन बाहर आ जाता है। कुछ ही हफ्तों में आपको अपने खुद के ट्रिगर्स, अपने ही गुस्से और उदासी के पैटर्न्स आईने की तरह साफ दिखने लगेंगे। दूसरी आदत है अपने नकारात्मक विचारों को अदालत के कटघरे में खड़ा करना। जब भी दिमाग कहे कि मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो वहां रुककर खुद से पूछें कि क्या ये पूरी तरह सच है या ये सिर्फ मेरी बनाई बनाई डर पर आधारित अजम्पशंस है। तीसरी और सबसे रूहानी आदत है आभार या ग्रैटिट्यूड। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी बातें ढूंढकर लिखना जो आज अच्छी हुई। हो सकता है दिन बहुत बुरा हो, लेकिन एक अच्छा कप चाय मिलना या किसी दोस्त का मुस्कुराना भी शामिल हो सकता है। ये आदत धीरे धीरे दिमाग के उस नेगेटिविटी बायस को पूरी तरह से धो डालती है और जिंदगी में बेहतर चीजें दिखने लगती हैं। जब हम इन सारी बातों को एक साथ मिलाते हैं तो एक नया जन्म होता है। हम समझ जाते हैं कि हम अपनी भावनाओं के, अपने गुस्से या उदासी के गुलाम नहीं हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना मतलब उन्हें सप्रेस करना नहीं, उन्हें समझना होता है। जैसे जैसे आप अपने अंदर उठने वाले इन तूफानों को देखना
और उनका सही मतलब निकालना सीख जाते हैं, जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आता है जो सब कुछ बदल देता है। आप अब किसी के कुछ कहने पर वैसे ऑटोमेटिक मशीन्स की तरह रिएक्ट नहीं करते। आप रिएक्शंस की जगह चॉइसेस लेने लगते हो। और यही चॉइस लेने की आज़ादी, यही आज़ाद होकर चुनाव करने की ताकत ही इंसान की सबसे सच्ची और असली इमोशनल फ्रीडम है। अगली बार जब कोई नेगेटिव इमोशन आए, क्या आप उसके स्लेव बनोगे या उसके ऑब्जर्वर? मुझे उम्मीद है इस गहरे सफर ने हम सबके अंदर कुछ नए दरवाजे खोले होंगे। अगर ये बातें आप तक पहुंची हैं और आपको अपने अकेलेपन या उलझन में एक रोशनी मिली है, तो पावर बुक हब के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस डिस्कशन को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज इन बातों को सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी की सबसे चैलेंजिंग इमोशन, आपकी सबसे मुश्किल भावना कौन सी है जिससे आप सबसे ज्यादा उलझते हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि अगली बार आप किस किताब पर एक डीप डिस्कशन चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, यहाँ हम सिर्फ किताबें समराइज नहीं करते, बल्कि मिलकर एक पावरफुल और बेहतर थिंकिंग बिल्ड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।